वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 16 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो, जिसकी हेडलाइन फटाफट हम डिस्कस कर लेते हैं। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यूजीलैंड ने पास किया तंबाकू कानून। कृषि विभाग और अंतरिक्ष विभाग ने किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। भारत 2023 में लॉन्च करेगा सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका। संसद ने पारित किया नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने जीते हैं छह स्वर्ण पदक। इसके बाद नवंबर 2022 में रूस ने भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में इराक की जगह ली है। इसके बाद स्पाइस जेट को दिल्ली हवाई अड्डे पे सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर ने एनएचबी के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है। एनएचबी का मतलब क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। वहाँ पर मैं नहीं बताऊँगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। न्यू लिटरेसी प्रोग्राम के लिए सरकार ने 1037.90 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर बीपी पवार ने राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया है। ये एमओएस का मतलब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम मेन डिस्कशन शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का। तो 16 तारीख को मनाया जाता है हर साल विजय दिवस। ये फ़ोटो आप लोगों ने बहुत बार मीम में देखा होगा, तो आज के दिन की ही फ़ोटो है। 1971 की ऐतिहासिक जीत के नायक रहे भारतीय वीर सेनाओं के शौर्य और बलिदान को कोटि कोटि नमन करने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। ये एक चीज़ और जानने वाली बात है कि इसमें कुल 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अब तक का ये सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था। 16 दिसंबर को ही मनाया जाता है बांग्लादेश मुक्ति दिवस, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी दिन पाकिस्तान से बांग्लादेश आधिकारिक स्वतंत्रता मिली थी। दूसरा हमारा न्यूज़ होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पहला न्यूज़ है। भारत 2023 में लॉन्च करेगा सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका। इसमें क्या होगा कि 9 से 14 वर्ष की आयु की लड़कियों के राष्ट्रव्यापी टीका अभियान के लिए 2023 में सर्ववैक नामक अपना क्वाड्रीवैलेंट टीका लॉन्च करेगा। कौन इसको बना रहा है? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो पुणे में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। सर्ववैक एचपीवी के 4 प्रकारों 16, 18, 6 और 11 से सुरक्षा प्रदान करेगा। एचपीवी का क्या मतलब होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एक तरीके का वायरस होता है। ये जो वायरल संक्रमण का मतलब होता है, वायरस से जो संक्रमण फैलता है उनको वायरल संक्रमण बोलते हैं, जो लोगों के त्वचा से त्वचा के संपर्क के माध्यम से फैलता है। इसके बाद एक चीज़ और जानने वाली बात है कि भारत 2023 में सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए एचपीवी वैक्सीन लॉन्च करेगा। एचपीवी वैक्सीन वहाँ भी था, एचपीवी वैक्सीन यहाँ भी था, तो दोनों में अंतर है। यहाँ सर्वाइकल कैंसर के लिए 2023 में लॉन्च करेगा और वहाँ पर किसी दूसरे के लिए। एचपीवी संक्रमण एक वायरल संक्रमण है जो हमने ऊपर डिस्कस किया, जो आमतौर पर त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली वृद्धि मस्से के कारण होता है। जो मस्सा हो जाता है ना, काला काला, उसके कारण होता है, जो आगे चल के कैंसर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये एचपीवी के टीके 9 साल की उम्र में शुरू किए जा सकते हैं। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि सभी प्री टीन्स का मतलब है कि जो 12 से पहले यानी 12 तक, 13 से जो है वो 13, 14, 15 और ऐसे करके 19 तक, इसी को प्री टीन्स बोलते हैं। यानी 13 के पहले 12 तक को एचपीवी टीकाकरण की आवश्यकता होती है ताकि वे एचपीवी संक्रमणों से बच सकें। एक चीज़ और जानने वाली बात है कि यदि खुराक 15वें जन्मदिन से पहले दी गई हो तो केवल 2 खुराकों की आवश्यकता होती है एचपीवी वैक्सीन की। इसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर ने D2C ब्रांड ओजीवा और वेलीविंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया है। D2C का ब्रांड क्या है? D2C का क्या ब्रांड है? डायरेक्ट टू कंज्यूमर। ये इसका मतलब जो डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचते हैं, ऐसे ब्रांड को। इनमें ओजीवा और वेलीविंग न्यूट्रिशन का अधिग्रहण किया है किसने? हिंदुस्तान यूनिलीवर ने। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको छोड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें और देख लेते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर के CEO संजीव मेहता हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मुख्यालय जो है मुंबई में है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद संसद ने पारित किया है नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2022। इसको साल में पारित किया गया है।
इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि इसके द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन किया जा रहा है। इसमें क्या होगा, विधेयक द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो नई दिल्ली में जो स्थित है अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र, उसका नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र किया जाएगा। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि यह सरकार जो है ना 5 साल तक अधिनियम को लागू करने में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की क्षमता भी प्रोवाइड करता है यह अधिनियम सरकार को, कि आप कोई भी कठिनाई आती है तो उससे डील कर सकते हैं। ये अधिनियम इसको प्रोवाइड करता है। इसके बाद डिफेंस सेक्टर से न्यूज़ है। भारतीय सेना के एरावत विभाग द्वारा एक्स संचार बोध का आयोजन किया गया है। एक्स संचार बोध का आयोजन कहाँ किया गया है? पंजाब में किया गया है। पंजाब के कौन से इलाके में? व्यापक बाधाग्रस्त इलाके में किया गया है। इसका जो एम है वो क्या है? अभ्यास में सामरिक संचार क्षमताओं को मान्य किया गया है और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए किसी भी कीमत पर दृढ़ संकल्प की पुष्टि की गई है। इसका ये मतलब है, मतलब कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति आए उससे लड़ने के लिए तैयार किया गया है। एक चीज़ और जानने वाली बात है इसमें कि सेकेंड कोर के तहत इंडिया वन आर्म्ड विभाग का मुख्यालय जो है वो पटियाला में है। ये अगर आपका क्वेश्चन आता है तो आप देख लीजिएगा। डिफेंस सेक्टर में कई जगहों पे आया हुआ है, तो इस वजह से मैंने इसको डाल दिया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज और स्कीम्स में देखेंगे तो न्यू लिटरेसी प्रोग्राम के लिए सरकार ने 1037.90 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसमें क्या होगा, यह एक केंद्र सरकार की, सबसे पहले जान लीजिए, केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो 2022 से 2023 से 2026-27 तक 5 वर्षों के दौरान कार्यान्वयन किया जाएगा। इसमें जो स्टेट और सेंटर का अनुपात है, मतलब अगर स्टेट 100 रुपये अगर खर्चा हो रहा है तो उसमें सेंटर 60 रुपये खर्च करेगा और स्टेट 40 रुपये खर्च करेगा। यही 60 और 40 का अनुपात है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये जानने वाली बात है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये 90:10 का रेशियो, यानी 90 जो है वो केंद्र सरकार खर्च करेगा और 10 जो है वो राज्य सरकार खर्च करेगा। इसी में कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो उद्देश्य है ना NILP का, इसका उद्देश्य 15 या उससे अधिक आयु वर्ग के गैर साक्षरों के बीच साक्षरता को बढ़ावा देने में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का समर्थन हासिल करना। इस योजना के 5 घटक हैं। तो उसमें कौन कौन से? मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, मतलब उनको बेसिक मैथमेटिक्स और साक्षरता आनी चाहिए, पढ़ना आनी चाहिए। महत्वपूर्ण जीवन कौशल, उनको जो है स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। व्यावसायिक कौशल विकास, यानी जो व्यवसाय में वो आगे बढ़ सकें ऐसा कौशल, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए जो कौशल ज़रूरी है वो। इसके बाद मूलभूत शिक्षा और सतत शिक्षा, ये इसके जो है 5 घटक हैं। इसके बाद नेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में है। नरेंद्र तोमर ने NHB जो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के निदेशक मंडल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ये जानने वाली बात है। इसके बाद इसमें क्या हुआ है कि उद्यानिकी परियोजनाओं के अनुमोदन से किसानों में जो है ना वो ईज़ ऑफ डूइंग और उनकी जो उद्यमशीलता है उसको बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये बैठक लॉन्च की गई है। इसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड की न्यूज़ में देखेंगे तो नवंबर 2022 में रूस ने भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता में इराक की जगह ले ली है। मतलब अभी रूस जो है ना वो सबसे ज़्यादा तेल आपूर्ति कर रहा है भारत के लिए। इसके साथ ही जानने वाली बात यह है कि G7, ऑस्ट्रेलिया और 27 यूरोपीय संघ के देशों ने रूसी समुद्री तेल पर $60 प्रति बैरल की सीमा तय की है कि $60 प्रति बैरल के हिसाब से हम आपका तेल लेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स की अगली न्यूज़ में है। अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के हेतु न्यूजीलैंड ने पास किया है तंबाकू कानून। कब से लागू होगा और क्या इसकी प्रोविजंस है? इसमें कहा गया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी लोग पैदा हुए हैं उनको सिगरेट बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। और ये ऐसा माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने सालाना बढ़ती हुई धूम्रपान की कानूनी उम्र को लागू किया है। प्रतिबंध 2023 में प्रभावी होंगे और न्यूजीलैंड का लक्ष्य 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज होती है। इसमें एग्रीमेंट्स एंड मेमोरेंडम पहला है। यूरोपीय संघ द्वारा कार्बन सीमा समायोजन तंत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी यूरोपीय संघ में
यूरोपीय संघ में जो भी चीज़ आयात हो रही है जिससे कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, जैसे लोहा हुआ, स्टील हुआ, सीमेंट हुआ, इन पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। इसका यही मतलब है, जिससे कि CO2 उत्सर्जन जो है वो कम किया जा सके। यूरोपीय संघ के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यूरोपीय संघ का गठन जो है 1993 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसमें अभी 27 देश हैं। ब्रिटेन निकल गया था, तो ब्रिटेन जब था तो 28 थे, अभी 27 देश हैं, जिसमें 19 यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में यूज करते हैं, और 8 देश ऐसे हैं जो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के लिए उपयोग नहीं करते हैं। ये 8 देश आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आप चाहें तो पढ़ लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद एग्रीमेंट्स एंड मेमोरेंडम की सीरीज में है। कृषि विभाग और अंतरिक्ष विभाग ने किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। कौन कौन किया है कृषि विभाग में? कृषि विभाग के कृषि और किसान कल्याण विभाग और अंतरिक्ष विभाग में समझौता हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि भूस्थानिक प्रौद्योगिकियों और संबंधित डेटाबेसों का उपयोग करके कृषिगत निर्णय सहायता प्रणाली यानी कृषि DSS विकसित किया जाएगा। इसमें जो दो सैटेलाइट भाग लेने वाले हैं वो रिसैट 1A है और वेदास का प्रयोग किया जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। तो रिसैट 1A और वेदास को याद रखिएगा, ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज की सीरीज में है। केंद्रीय मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर BP पवार ने राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने 14 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय मातृ स्वास्थ्य कार्यशाला का उद्घाटन किया है। कौन सी थीम पर किया है? स्ट्राइविंग फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब मैटरनल मोर्टेलिटी को जो माताएं जो है वो बच्चों को जन्म देते हुए मर जाती थी, उनके लिए जो है वो ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, स्ट्राइविंग फॉर जीरो प्रिवेंटेबल मोर्टेलिटी, जिससे कि उनकी मोर्टेलिटी को कम किया जा सके। ये है। अवार्ड्स एंड ऑनर्स की सीरीज में देखेंगे तो स्पाइस जेट को मिला है दिल्ली हवाई अड्डे में सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। इसमें बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। इसके जो प्रोग्राम है ना, इट्स सक्सेस इन रिड्यूसिंग ग्राउंड सेफ्टी वायलेशंस, इस प्रोग्राम के लिए इसको स्पाइस जेट को ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखें अवार्ड्स एंड ऑनर्स की अगली सीरीज में, तो अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड ने भारत ने जीते हैं 6 स्वर्ण पदक, जो सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक है। इसमें अरित्र मल्होत्रा, राजदीप मिश्रा, देवेश पंकज भैया, बनिव्रता माझी और अवनीश बंसल जो हैं वो सबसे ज़्यादा इन्होंने पुरस्कार जीता है। कहाँ पर ये पुरस्कार हो रहा था? ये कोलंबिया के बोगाटा में ये अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड चल रहा था। कहाँ पर? कोलंबिया के बोगाट में। इसमें और बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ और जान लीजिए कि यह लगातार तीसरा वर्ष है और कुल मिलाकर चौथा वर्ष है जब भारत पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अपॉइंटमेंट की सीरीज में आज कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पोर्ट के सेक्शन में देखेंगे तो चाहत अरोड़ा ने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना है। ब्रेस्ट स्ट्रोक का क्या मतलब है? एक तरीके का तैराकी का ये खेल है। तैराकी के एक प्रतियोगिता है ब्रेस्ट स्ट्रोक, उसमें चाहत अरोड़ा ने 100 मीटर में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये आप लोग याद रखिएगा। कहाँ पर ये हो रहा था? फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप हो रहा था मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में। ये आप लोग याद रखिएगा। कल भी हमने इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस किया था। इसके बाद स्पोर्ट्स के सेक्शन में देखेंगे तो एक्सेलमैन और यामागुची ने जीता है बैडमिंटन वर्ल्ड टूर फाइनल। इसमें क्या है? विक्टर एक्सेलेना ने 11 दिसंबर 2022 को बैंकॉक में सीजन की समाप्ति वाले वर्ल्ड टूर फाइनल में इंडोनेशिया के एंथनी गिटिंग को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। जापान की अकाने यामागुची ने ताइवान की ताई जुयिंग को हराकर महिला एकल का खिताब जीता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनका नाम याद रखिएगा, हो सकता है न्यूज़ में आ जाए या पेपर में आ जाए। तो इसके बाद स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में है, शंकर चौधरी बने हैं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष। इसमें बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। शंकर चौधरी का नाम आप लोग याद रखिएगा, ये गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष बने हैं। इसके बाद उत्तराखंड से न्यूज़ है। उत्तराखंड ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक वर्धन को मंजूरी दी है। बद्री गाय बद्रीनाथ एक जो 4 धाम में से एक धाम है बद्रीनाथ, उसके नाम पर रखा गया बद्रीनाथ। इसमें इसके जो दूध है ना, उसमें समृद्ध औषधीय सामग्री, उच्च जैविक पदार्थ पाए जाते हैं, क्योंकि यह केवल पहाड़ों में उपलब्ध जड़ी बूटी और झाड़ियों को खाती है। इसके बाद गुजरात से अगला न्यूज़ है। गुजरात में अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव में प्रधानमंत्री हुए हैं शामिल। 14 दिसंबर
2022 को अहमदाबाद में प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री। यह आयोजन कब से कब तक चलने वाला है? 15 दिसंबर 2022 से 15 जनवरी 2023 तक यह आयोजन चलने वाला है। स्वामी महाराज प्रमुख जो थे स्वामी महाराज, वो कौन थे? एक आध्यात्मिक नेता के रूप में व्यापक रूप से सम्मानित और विख्यात हैं गुजरात में और पूरे भारत में। इसके बाद उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो राज्यसभा ने यूपी में गोंड समुदाय को एसटी सूची में लाने के लिए विधेयक पारित किया। गोंड समुदाय ज़्यादातर जो हैं वो कुछ पूर्वी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। इनको जो है ना अनुसूचित जनजाति की सूची में ले आने के लिए राज्यसभा में बिल पारित हुआ है। तो कौन कौन से मेनली 4 जिले में है? संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, कुशीनगर, चंदौली। बट ये बहुत सारे जिलों में पाए जाते हैं, जैसे बस्ती में भी पाए जाते हैं। धुरिया जनजाति के लोग जो हैं ना वो सभी गोंड में आते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद महाराष्ट्र से न्यूज है, G20 की विकास कार्य समूह की बैठक जो हुई मुंबई में हुई है। तो विकास कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? G20 की मुंबई में, ये आप लोग याद रखिएगा। 13 दिसंबर 2022 को हुई थी। इसके बाद G20 के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। G20 जो है 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक अनौपचारिक समूह, अनौपचारिक मतलब इस किसी ट्रीटी से नहीं बना हुआ है, जिसमें IMF और विश्व बैंक के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में इसकी जो है योगदान देखें तो G20 में जितने कंट्री हैं, अगर पूरे विश्व के सकल घरेलू उत्पाद 100 है तो उसमें से 80 जो है यानी 80% सकल घरेलू उत्पाद G20 का है। इसके बाद वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक के लिए उत्तरदायी है और इसमें विश्व की 60% आबादी भी रहती है। 1999 में G20 जो है शुरू किया गया था फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद। इसके बाद मैप इन न्यूज़ की सीरीज में आज हम लोग तवांग को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर चीन और भारत के सैनिकों में जो है वो झड़प हुई थी। तो ये वाला पार्ट जो है वो ये चीन है, यहाँ पर भूटान है और ये अपना अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश के इस वाले पार्ट में यहाँ पर तवांग है, ये वाली चीज़ तवांग है। ये आप लोग मैप में देख ली। अब इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तवांग जो है ना भारतीय पूर्वोत्तर में रणनीतिक प्रवेश प्रदान करता है। इसके साथ ही यह जानने वाली बात है कि यह तिब्बती बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। यह तिब्बत और ब्रह्मपुत्र घाटी के गलियारे के बीच महत्वपूर्ण बिंदु है। एक चीज़ और जान लीजिए कि इसमें जो तिब्बती बौद्ध धर्म का दुनिया का सबसे बड़ा मठ गलदेन नामगे ल्हात्सो स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी चीज़ें, एक चीज़ और है इसमें कि यांगत्से नदी के किनारे पर झड़प हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।